अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके मैनेजमेंट देखें तो पहले इसका मैनेजमेंट होता है, एक तो जनरल मैनेजमेंट, एक होता है इसका ड्रग मैनेजमेंट, जो ड्रग दे के अपनी यूज़ करते हैं। जनरल मैनेजमेंट में क्या होता है, एक तरह से प्रिवेंटिंग मेथड ही है, जिसके अंदर अपने प्रिवेंट करते हैं जो चीज़ें उसको पेशेंट को नहीं करनी है, जिसकी वजह से जो होना ये या इसका जो रिलीफ मिल जाए पेशेंट को, या डिक्रीज हो जाए इसके सिम्टम हाइपरटेंशन की। ठीक है, रिलीफ ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, इसमें कहते हैं रिलीव करते हैं स्ट्रेस को, इसमें पेशेंट को बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि अननेसेसरी टेंशन मत ले। ठीक है, और चेंज का उसको पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल है इसको चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज करें। कोई भी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है वो ट्राई करें जिसके वजह से आप रिलैक्स रह पाएँ। ठीक है, दूसरा अपने इसमें चेंज करते हैं कि डाइट, अगर हाई सोडियम डाइट ले रहा है तो हमें पता है कि उस वजह से भी जो वाटर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में तो हाइपरटेंशन हो सकता है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि आप लो सोडियम डाइट लें, सोडियम का इंटेक कम कर दे, लगभग बोलेंगे 10 to 20 मिलीमोल पर डे ले। ठीक है, इसमें इंक्रीज करवा देंगे पॉली अनसैचुरेटेड जो फिश ऑयल है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए कहेंगे, ताकि क्या अगर पोटेशियम जो लेवल है वो हाई हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से बीपी हमारा लो हो जाएगा। एडिक्वेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंटेक मेंटेन करेंगे डाइट के अंदर पेशेंट की। अब उस पेशेंट को बोलेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज करे, ताकि अपनी उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसमें अपने पेशेंट को दो तरह के हमारे पास एक्सरसाइज होती है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है लाइक फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जैसे वेट लिफ्टिंग। उसमें अपने क्या आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज है उसको तो प्रेफर करेंगे, और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसको अवॉइड करने को बोलेंगे पेशेंट को, कि आपको वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर फास्ट वॉकिंग आती है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब वेट रिडक्शन क्योंकि हमें पता है कि ओबिसिटी भी एक कारण है हाइपरटेंशन का, तो अपने पेशेंट को बोले कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट का 1 kg वेट भी रिड्यूस होता है तो वो 1 to 1.3 mmHg जो बीपी है वो डिक्रीज होता है उस पर्सन का। और अल्कोहल कंजप्शन, अगर जो बल्कि क्रोनिक अल्कोहलिक है पर्सन, तो उसको बोलेंगे कि आप लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करें। अगर क्या होती है कि बंदा क्रोनिकली अल्कोहलिक पर्सन नहीं है, यानी कि लंबे टाइम से नहीं ले रहा है, तो उसको अगर वो छोड़ सकता है तो अपने कहेंगे कि आप अल्कोहल है उसका इंटेक ही बंद कर दें। नहीं कर सकता बंद तो उसको बोलेंगे कि आप लिमिटेड अमाउंट में लें, यानी कि लगभग 2 ड्रिंक ले पर डे, 30 ml ईच, जो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करें स्मोकिंग को प्रॉपर्ली अवॉइड करना है। अब इसमें अपनी बात करते हैं इसके ड्रग थेरेपी यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव है, ये एक तरह का इसका ट्रीटमेंट है, वो उसकी प्रिवेंशन थी, ये ट्रीटमेंट है। सबसे पहले अपने क्या जो हमें पता है क्या देना है, हमें वही देना है जो उसके रीज़न को ही हमें करना है इसके अंदर ओवरकम, यानी कि जो रीज़न थे उनके लिए अपने वो टाइप की ड्रग देंगे। हमें पता है कि हाइपरटेंशन किस वजह से हो रही है, फ्लूइड के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो रही है। ठीक है, तो अपने फ्लूइड को ही कम कर दें। फ्लूइड कम कैसे करेंगे, डायरेटिक दे, ताकि यूरिन के थ्रू जो वाटर है वो रिलीज हो जाए और हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड कम होगा तो हाइपरटेंशन अपने आप कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपने डायरेटिक देते हैं। डायरेटिक में अपने क्या देते हैं, थायजाइड के अंदर कौन सा देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ठीक है, ये 100 mg देते हैं पर डे। ठीक है, ये कॉमनली अपने यूज़ करते हैं डेली लाइफ के, मतलब इसको पर्सन को देते हैं, ये कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज यही होती है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। अब जो दूसरी ड्रग है जैसे लूप डायरेटिक है, एक थायजाइड थी, एक लूप डायरेटिक के अंदर आते हैं हमारे फ्रेसेमाइड और फोर्सेमाइड। ठीक है, ये दोनों ही लेस यूज़ होते हैं। ठीक है, बिकॉज इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है एक्शन का, पर यूज़ होते हैं पर लेस यूज़ है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन में ये हमारे पास 40 मिलीग्राम पर डे देते हैं, ये 20 मिलीग्राम पर डे देते हैं। इसके बाद अपने लेते हैं बीटा ब्लॉकर क्या करता है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर है हमारे पास। ठीक है, इसलिए अपने ये देते हैं ताकि हमारे को सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो जाए और वो जो ब्लड प्रेशर जो हाई हुआ था वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें देते हैं ड्रग्स कौन से, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल और टाइमोलोल, ये सारी ड्रग्स है इसमें देते हैं। हमें पता है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के नाम आपने फार्मा में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो शायद आई होप कि आपको याद होंगे ये। ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कौन सा, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल और टाइमोलोल। ठीक है,
एटिनोलोल और मेटाप्रोलोल है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है, ठीक है, जो जिसकी क्या होता है शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। और ये कितनी देते हैं 50 to 100 मिलीग्राम डेली देते हैं, ये भी 100 to 200 मिलीग्राम पर डे देते हैं, ठीक है। जो प्रोपेनोलोल होती है ना वो क्या होती है लिपिड सोल्यूबल होती है, और हमें पता है कि जो लिपिड सोल्यूबल होती है वो क्या कर सकती है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो वो क्रॉस कर सकती है हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को, अगर क्या कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी, ठीक है, तो क्या होगा कि कोज अफेक्ट जो ये अफेक्ट करेगी किस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीएनएस पे इफेक्ट किया तो क्या करेगी ड्राउजीनेस नाइटमेयर्स, ठीक है, ये आएंगे, इसलिए अपने इसको अवॉइड करते हैं प्रोपेनोल को, ठीक है। अब मोस्टली अपने जो क्या करते हैं एटिनोलोल और सोटालोल, ठीक है, ये दोनों लेते हैं। एटिनोलोल और सोटालोल है वो मोस्टली प्रेफर कर जाते हैं क्योंकि ये क्या होती है कि वाटर सोल्यूबल होती है दोनों एटिनोलोल और सोटालोल, ठीक है। एटिनोलोल वाटर सोल्यूबल है इसलिए क्या करते हैं कि इसको यूज़ करेंगे तो ये एक्सक्रीट हो जाएंगे हमारे यूरिन के थ्रू अनचेंजली, ठीक है, इसलिए मोस्टली अपने ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो पेशेंट के अंदर एंजाइना हो रखा है, जिन एंजाइना पैक्टोरिस हो रखा हो हाइपरटेंशन में, ठीक है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जिनको पहले प्रॉब्लम रह चुकी हो, उनमें अपने ये बीटा ब्लॉकर यही देते हैं, ठीक है। लेपेटालोल, लेपेटालोल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा और बीटा एडनोसिक ब्लॉकर है, ठीक है, इसको अपने कंबाइंड में दे सकते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास किस में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो रखा है, ठीक है, उस केस में। तीसरी हमने चीज़ दे रखे हैं रेनिन एंजियोटेनिन सिस्टम इनिबिटर, रास इनिबिटर, ठीक है, कि जो रेनिन जो हमारे पास किडनी के से रिलेटेड है, मतलब सारा कुछ ये, ठीक है, जो रास मैकेनिज्म जो स्टार्ट हो रही थी जो हमारी हाइपरटेंशन को कोज कर रही थी उसी का ही अपनी इनिबिशन कर दे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसमें एसी इनहिबिटर आता है हमारे पास, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं हमारे पास, रेनिन इनहिबिटर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये तीन इसके अंदर इंक्लूड है। तो पहले पढ़ रहे हैं एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या होता है कि ये क्या करता है, नाम से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। तो मतलब नाम से जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट होने से रोके, यानी कि ये क्या करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने ही होने देता, ठीक है, जिसकी वजह से आगे प्रोसेस ही नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए पहले एंजियोटेंसिन 1 2 फिर 3 फिर जाके आके प्रोसेस चलती है, तो इसके अंदर ही कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे जाके रिएक्शन भी नहीं होगी, तो ये स्टार्टिंग में ही इसको रोक रहा है। तो इसको यूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट, देखो मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन विद फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं, इसके साइड इफेक्ट तो है पर इसको मॉडरेट टू सीवियर के अंदर अपने ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। जो एसी इनहिबिटर होता है ना कि वो किन में नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी है कुछ में, जैसे कि अपने बायलैटरल जैसे रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस हो रखा है उस केस में इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये नहीं देंगे। और स्पेशली यूजफुल किस में होते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज़ हो रखी है तो उनमें ये एसी इनहिबिटर अपने देंगे, हार्ट डिजीज़ किसी को है तो, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है कि ये जो होता है ना एसी इनहिबिटर पहले वो स्मॉल डोज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसकी डोज है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। एसी इनहिबिटर में हमने जो ड्रग आती है जैसे कैप्टोप्रिन इनालाप्रिन होती है वो देते हैं, कैप्टोप्रिल की 6.25 mg पर डे और 2.5 mg पर डे देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि पहले थोड़ी देते हैं उसके बाद स्लोली इनकी अमाउंट है वो इंक्रीज करते जाते हैं अपने, जैसे इसकी थी वो 25 to 75 मिलीग्राम कर दी, ये 15 to 20 मिलीग्राम होगी, ठीक है। पर इनके कैप्टोप्रिल और इनालाप्रिन के हमने ऊपर बताया था कि इसके साइड इफेक्ट तो हैं, ठीक है, यानी जो एसी इनहिबिटर तो साइड इफेक्ट देखें तो इसमें क्या होता है कफ, रैशेस, प्रोटीनूरिया यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना, मेटेलिक टेस्ट यानी माउथ के अंदर थोड़ा मेटेलिक टेस्ट रहता है इसका, ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को उसके साइड इफेक्ट मिले। अब अपने रिसेंटली यूज़ अपने जो कर रहे हैं ना वो अपने कर रहे हैं कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, क्यों, क्योंकि उसमें तो क्या था कि अपने यूज़ नहीं कर सकते, हमने बायलैटरल आर्टेरियल स्टेनोसिस की केस में ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आता है लोसार्टन, इर्बिसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन, ठीक है। लोसार्टन है, ठीक है, ये 20 to 100 mg ड्रग लेते हैं, और जो इर्बिसार्टन है वो 150 to 300 mg वंस और 2 डोज लेंगे इसकी,
टेलमिसार्टन की 20 to 40 मिलीग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो ड्रग है वो कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने एसी इनहिबिटर के साथ भी। ठीक है, और जो ये ट्रीट करने के लिए किसके यूज़ हो रहे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस हो रहे हैं उनको ट्रीट करने में इसको यूज़ करने हैं। और उसके साथ देखें कि अपने रेनिन इनहिबिटर पहले देखते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि ये अपने डायबिटिक और रीनल डिजीज़ है उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अपने इसको रिसेंटली इसको ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेनिन इनहिबिटर, ठीक है, रेनिन इनहिबिटर भी यूज़ करना है, जैसे कि अपने बोले जैसे एलिस्केरिन होता है वो यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक करने के लिए रास मैकेनिज्म को। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं, जैसे डाल्टेजम हो गया, वेरापेमिल हो गया, एमिलोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो डाल्टेजम देते हैं 60 मिलीग्राम टू 8 हावरली, वेरापेमिल देते हैं 80 मिलीग्राम 8 हावर, एंड द एमिलोडिपिन है वो भी 5 to 10 मिलीग्राम डेली, और लॉन्ग एक्टिंग निफिडिपिन भी देते हैं 30 to 90 मिलीग्राम वंस डे। ठीक है, और जो शॉर्ट एक्टिंग जो हमने बात करते हैं जैसे निफिडिपिन होती हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं कि वो 5 to 10 मिलीग्राम है सब लिंगुअली देते हैं, यानी कि टंग के नीचे रख के। ठीक है, वो एमरजेंसी कंडीशन होती है उसके अंदर यूज़ की जाती है। और एंटी एडनर्जिक ड्रग्स की बात करें जिसमें अल्फा और बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स अपने दे देते हैं, जैसे लेबेटालोल है, कार्वेडिलोल है, ये सब चीज़ें। ठीक है, वेसोडाइलेटर की बात करें तो वेसोडाइलेटर में डाइजोक्सिन साइड एंड हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, ये यूज़ करते हैं आईवी रूट के थ्रू। ठीक है, ये एक्ट करती है हमारे पास वेसोडाइलेटर की तरह। ठीक है, और इसका रैपिड ऑनसेट होता है, इमरजेंसी कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी ड्रग देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है पेशेंट को, तो क्या हमें कौन सी ड्रग दें कौन सी ना दें, तो उसे एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, प्लस उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। और क्या चीज़ अवॉइड करते हैं जो नहीं देते, थायजाइड्स और बीटा ब्लॉकर अवॉइड किए जाते हैं। अगर एंजाइना पेक्टोरिस का है तो बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं उसको। अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें अवॉइड कर देते हैं अपने बीटा ब्लॉकर, बाकी सब दे सकते हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि उसमें मिथाइल डोपा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, इसमें अवॉइड करते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर। प्रेगनेंसी में बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर और डायरेटिक्स नहीं दिए जाते हैं। अब इसके अपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी इसकी। कॉम्प्लिकेशन देख लो, कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो ट्रीट ना हो तो उसके बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए होगा तो क्या होगा, तो इसमें ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्केमिक अटैक आएंगे। ज़्यादा अटैक ट्रांजिएंट यानी कि रुक के आते ही रहेंगे, मतलब इस्केमिया होता रहेगा तो उसकी वजह से इस्केमिक अटैक आएंगे। स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि एक तरह से डैमेज हो जाती है हमारे ब्रेन को इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक है, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे हाइपरटेंशन की, स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एंड इट रिजल्ट ऑन द सेरेब्रल हेमरेज करेगा, सेरेब्रल इन्फेक्शन कोज कर देगा। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी कोज कर देता है, और अक्कर इन सेवियर और मॉडरेट या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में हाई ब्लड प्रेशर रह जाता है। इसके अंदर जो हाइपर इंसेफेलोपैथी है इसके अंदर ब्लड प्रेशर रहता है ना, जो 200 to 140 mmHg और मोर रहता है। सिम्टम क्या क्या शोज करते हैं, अगर जो हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी है, इंसेफेलोपैथी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि क्या होता है कि एक तरह से उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लॉस हो जाते हैं, यानी कि अब नॉर्मलिटी आ जाती है इसमें ब्रेन में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन द स्पीच में आएगी, फंक्शन में हो गया ना, और विजन में कन्फ्यूज़न होगी, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, कन्वल्शंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमें सिम्टम इसके देखने को मिलेंगे अगर बंदे को हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होगी, और वो किस में होती है, हाई ब्लड प्रेशर वाले, इतना होगा। तो ये हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। रीनल ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन। रीनल ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन में क्या रेटिना या फिर ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन, इसके 4 ग्रेड में डिवाइड करता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 में क्या होता है कि इसमें थिकनिंग एंड इरेगुलर एंड टुबोसिटी ऑफ द आर्टरियोल्स, इंक्रीज लाइट रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है,
इरेगुलर टोटियोसिटी, टोटियोसिटी क्या होता है कि अब नॉर्मली ट्विस्टेड हो जाती है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो अब नॉर्मली ट्विस्टेड हो जाएंगे इधर उधर और टर्न हो जाते हैं ब्लड वेसल्स हमारी, ठीक है। और हमारे भाई इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। अब ग्रेड सेकंड में क्या होता है, ग्रेड वन वाले सारे सिम्टम, साथ में क्या होंगे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स एट द आर्टेरियल क्रॉसिंग, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है हमारे पास वेन, ठीक है, और इसके ऊपर जो आर्टरी है जहाँ पे ये इनकी क्रॉसिंग है वहाँ पे क्या होगा, वेन का क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेन प्रेशर, उसके आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर अप्लाई करेगी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगा किसका, वेन का, कहाँ पे, जो क्रॉसिंग वाला एरिया, ठीक है। ग्रेड थर्ड में क्या, ग्रेड सेकंड के और साथ में कॉटन वूल एक्सुडेंट एंड फ्लेम शेप्ड हेमरेज हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो आर्टरीज हैं उनके यहाँ पे हेमरेज देखने, एक्सुडेट यानी कि जो फ्लूइड है वहाँ यहाँ पे उनके बीच में देखने को मिलेगा। और ग्रेड फोर में वही ग्रेड थ्री के सारे सिम्टम होंगे, चुपुर वाले सारे, और यानी कि पेप्लोएडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि इसके ब्लरिंग विजन हो जाएगा इसके बीच में होने की वजह से, ठीक है। और कार्डियक या अपने बोल रहे हार्ट कॉम्प्लिकेशन देखें तो उसमें क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एरोटिक डिसेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इनर लेयर होती है ना हमारे जो लार्ज ब्लड वेसल्स की, वो टीयर हो जाती है एरोटिक डिसेक्शन के अंदर। एरोटिक एन्यूरिज्म फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आरोट्रा सा होता है ना उसके अंदर क्या आता है, बलून लाइक बल्क बन जाता है जैसे ये, ठीक है, आउटर के अंदर, इसे एरोटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। किडनी रीनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीनूरिया, रेमिया एंड क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।